दिल्ली सल्तनत एक ऐसा दौर जो लगातार अंदरूनी साजिशों और बाहरी हमलों से घिरा रहता था। ऐसे में सल्तनत को जरूरत थी एक ऐसे शासक की जो लोहे की तरह मजबूत हो, और वो शासक था गयासुद्दीन बलबन। तो चलिए आज जानते हैं उस सुल्तान की कहानी जिसने अपनी फौलादी पकड़ से सल्तनत का नक्शा ही बदल कर रख दिया। ये कहानी सिर्फ एक शासक की नहीं है, बल्कि एक गुलाम की है जो सत्ता के शिखर तक पहुंचा। और सिर्फ पहुंचा ही नहीं, बल्कि खुद को धरती पर खुदा की परछाई कहलवाया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये असाधारण सफर मुमकिन हुआ कैसे? हर बड़ी कहानी की एक शुरुआत होती है। बलबन की कहानी गुलामी की जंजीरों से शुरू होती है, लेकिन ये दिखाती है कि कैसे कोई इंसान अपनी किस्मत खुद लिख सकता है। जानते हैं, बलबन का असली नाम बहाउद्दीन था। वो उन हजारों गुलामों में से एक था जिन्हें बाजारों में बेचा जाता था। लेकिन उसकी आंखों में आम गुलामों वाली बेबसी नहीं, बल्कि कुछ और ही चमक थी, एक असाधारण महत्वाकांक्षा की चमक। उसके ये चढ़ाई कोई किस्मत का खेल नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी रणनीति थी। देखिए कैसे वो एक एक सीढ़ी चढ़ा। पहले बना अमीर शिकार यानी शिकार का प्रमुख, फिर बना अमीर आखुर यानी अस्तबल का प्रमुख, और आखिरकार सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद के समय वो सल्तनत के सबसे शक्तिशाली पद नायबे मुमल्लिकात यानी डिप्टी सुल्तान तक जा पहुंचा। अब ये जो नायबे मुमल्लिकात का पद था, इसका मतलब सिर्फ एक मंत्री होना नहीं था। नहीं, इसका मतलब था कि सुल्तान तो बस नाम का है, असली हुकूमत तो बलबन के ही हाथों में है। वो पर्दे के पीछे से असल में सुल्तान बनने की तैयारी कर रहा था। और फिर वो दिन आ ही गया। साल 1266 में बहाउद्दीन आधिकारिक तौर पर दिल्ली के सिंहासन पर बैठा और उसने गयासुद्दीन बलबन की उपाधि धारण की। एक गुलाम अब सुल्तान बन चुका था। सुल्तान बनना एक बात थी, लेकिन सुल्तान बने रहना बिल्कुल दूसरी। बलबन ने गद्दी पर बैठते ही राज करने के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया। उसने राजशाही का एक ऐसा नया सिद्धांत पेश किया जो पहले किसी ने देखा ही नहीं था। उसका सबसे बड़ा और सबसे साहसिक आइडिया था जिल्ले इलाही। बलबन ने ऐलान किया कि सुल्तान कोई आम इंसान नहीं, बल्कि धरती पर ईश्वर की परछाई हैं। इसका सीधा मकसद था अपनी हैसियत को शक्तिशाली अमीरों और आम जनता सबसे बहुत ऊपर स्थापित करना। लेकिन सोचिए, एक पूर्व गुलाम इस दावे को सही कैसे ठहरा सकता था? तो उसने एक शानदार वंश का आविष्कार किया। उसने दावा किया कि वो ईरान के महान नायक अफराजियाब का वंशज है, ताकि कोई उसकी जड़ों पर सवाल उठाने की हिम्मत भी ना कर सके। उसने इस दैवीय अधिकार को सिर्फ शब्दों तक नहीं रखा, बल्कि इसे दरबार में लागू भी किया। उसने ईरानी परंपराएं शुरू की, जैसे सिजदा और पैबोस। अब सल्तनत के बड़े से बड़े अमीर को भी उसके सामने जमीन पर लेटकर सजदा करना पड़ता था और उसके पैरों को चूमना पड़ता था। यह एक साफ संदेश था कि सुल्तान सबसे ऊपर है और बाकी सब उसके नीचे। बलबन ये बात अच्छी तरह जानता था कि सिर्फ बड़ी बड़ी उपाधियां और रस्में काफ़ी नहीं हैं। अगर सत्ता को सच में अपने हाथ में रखना है तो उसे अपने दुश्मनों को कुचलना ही होगा। देखिए, बलबन के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी 40 तुर्की सरदारों का एक समूह, जिसे तुर्के चहलगानी कहा जाता था। ये असली किंग मेकर थे, जो सुल्तानों को बनाते थे और हटाते भी थे। बलबन, जो खुद कभी इसका हिस्सा था, वो जानता था कि असली सुल्तान बनने के लिए उसे इनकी शक्ति को जड़ से खत्म करना होगा। और विद्रोहियों से निपटने के लिए उसने एक ऐसी क्रूर नीति अपनाई जिसे इतिहास में लौह एवं रक्त की नीति के नाम से जाना जाता है। इसका मतलब साफ था, विद्रोहियों के लिए कोई दया नहीं, सिर्फ तलवार का इस्तेमाल। अपनी सत्ता को हमेशा के लिए सुरक्षित रखने के लिए बलबन ने एक बेहतरीन जासूसी सिस्टम बनाया। बरीद-ए-मुमालिक नाम का यह विभाग हर जगह मौजूद था। उसके जासूस अमीरों, अधिकारियों, यहां तक कि उसके अपने बेटों पर भी नजर रखते थे, ताकि कोई भी साजिश सिर उठाने से पहले ही कुचल दी जाए। बलबन ने घर के दुश्मनों पर तो काबू पा लिया था, लेकिन सल्तनत की सरहदें भी सुरक्षित नहीं थीं। उसे एक ही वक्त पर अंदरूनी और बाहरी दोनों मोर्चों पर लड़ना था। इन खतरों से निपटने के लिए उसने अपनी सेना को पूरी तरह से बदल दिया। उसने एक नया सैन्य विभाग बनाया, दीवान-ए-अर्ज, जिसका इकलौता काम एक मजबूत और अनुशासित सेना को हमेशा तैयार रखना था। इस दौरान उसे दो बड़े खतरों का सामना करना पड़ा। एक तरफ 1279 में बंगाल में तुगरिल खान ने विद्रोह कर दिया, जिसे उसने बड़ी बेरहमी से कुचल दिया। तो दूसरी तरफ मंगोल लगातार सल्तनत पर हमला कर रहे थे, जिनका भी उसने डटकर मुकाबला किया। तो एक गुलाम से सुल्तान बनने
और फिर सल्तनत को अपनी लोहे की मुट्ठी में रखने के बाद आखिर बलबन ने इतिहास पर अपनी क्या छाप छोड़ी? चलिए उसकी विरासत को समझते हैं। बलबन की विरासत कह सकते हैं कि एक दो-धारी तलवार की तरह है। एक तरफ उसने राजशाही को बेहद मजबूत किया, देश में शांति कायम की और मंगोलों के भयानक खतरे से सल्तनत को बचाया। वो दूसरे इल्बारी राजवंश का संस्थापक भी था, लेकिन दूसरी तरफ उसका शासन पूरी तरह से डर और आतंक पर आधारित था। 1287 में बलबन की मौत हो गई। उसकी मौत से यह साफ हो गया कि पूरा ढांचा सिर्फ उसकी एक शख्स की शक्ति पर टिका था। उसके कमजोर उत्तराधिकारी इस भारी भरकम विरासत को संभाल ही नहीं पाए और बहुत जल्द उसके वंश का अंत हो गया। और ये कहानी हमें एक बहुत अहम सवाल पर छोड़ जाती है। क्या बलबन को एक क्रूर तानाशाह के रूप में देखा जाना चाहिए या फिर एक ऐसे मजबूत शासक के तौर पर जिसने बिखरती हुई दिल्ली सल्तनत को बचाने के लिए वही किया जो उस वक्त जरूरी था? इसका जवाब शायद इतिहास की अलग-अलग व्याख्याओं में छिपा है।